गुज़िश्ता एक माह से ज़ायद गज़ा में जारी इसराइली जारियत पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम का 8वां गैर मामूली इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इसराइल एक जारे और काबिज़ मुल्क है। गज़ा की सूरत हाल के हवाले से फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए और इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाना चाहिए। इस्लामी ममालिक के सरबराहान का गैर मामूली इजलास इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इसमें तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं। इस्लामी मुल्कों की क़यादत इसराइल की जारियत से गज़ा की संगीन सूरत हाल और इमदाद की फराहमी पर गौर करेगी। आज तमाम इस्लामी सरबराहान इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि इसराइल और इसकी हमायत में आने वाले दीगर ममालिक दरअसल इंसानी हकूक़ का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, वगरना वो फ़लस्तीन में सिसकते और बिलखते हुए बच्चों की शहादत पर अपना वज़न सेहोनियत के पलड़े में नहीं डालते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, अभी आपने अनम हमीद की रिपोर्ट देखी। अरब इस्लामी सरबराहान का गैर मामूली इजलास, उस पर PTV न्यूज़ पे मुसलसल आप देखते रहे ट्रांसमिशन, मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकार, मुख्तलिफ़ एंकर्स होस्ट करते रहे, और उसका मकसद यही है कि जहाँ गज़ा में जो बर्बरियत है, जो फिस्तायत है, जो दहशत गर्दी है, उसका जवाब क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जिस तरह मज़लूम बच्चे, मक़हूर मजबूर ख़वातीन, बुज़ुर्ग, उनको निशाना बनाया जा रहा है, बारूद फेंका जा रहा है, गोले चलाए जा रहे हैं, और उस पर अक़वाम आलम सुन हुई है। कोई जू नहीं जो उनके कानों तक पहुंच सके, कोई लाउड स्पीकर नहीं जिस पे ऐलान होते रहे तो उस पे उनके कानों में आवाज़ पहुंच सके, कोई ऐसा एहसास नहीं जिसके तहत वो ये सोच सके कि सारे आदम के बेटे हैं और हव्वा की बेटियां हैं। वो इब्ने इंशा ने कहा था ना कि ये बच्चा किसका बच्चा है। हम जिस आदम के बेटे हैं ये उस आदम का बेटा है। इंसानी मामलात पे, हुकूक पे, जानवरों के हवाले से बहुत भाषण सुनते हैं हम, और बड़ी बड़ी NGOs, बड़े बड़े लिबरल्स जब सामने आते हैं अब तो वो भी रोने लग गए हैं। इसी तनाजुर में अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक, उनके सरबराहान हुकूमत और रियासत वो इकट्ठे हुए, और उस मौका पर ये अज़्म किया गया, दोहराया गया कि फ़लस्तीन को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। और ख़ास तौर पे इतनी तादाद में मुस्लिम ममालिक का होना ये एक अलहदा अपनी जगह सवाल है कि ज़बूं हाली क्यों है, क्यों कर हम वो कुछ नहीं कर सके। ये बातें होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त सरदस्त जो मसला है वो फ़लस्तीनियों को बचाना है। वो बैतुल मक़दस, क़िबला अव्वल, उसकी तत्हीर, उसकी शान व शौकत, उसका एहतराम, वो हम पे लाजिम है, और उन पे भी लाजिम है जो उसकी तौहीन कर रहे हैं। कई मसाजिद, कई चर्च वो भी तबाह कर दिए गए, मिस्मार कर दिए गए, जला दिए गए। हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। लिहाजा ये सारी वो चीज़ें, और ख़ास तौर पे इस इजलास के बाद सऊदी वली अहद और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मुलाकात हुई निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ से, और जहाँ फ़लस्तीन के मसले पे गुफ्तगू हुई और उस पर बाकायदा मुतफ़िक़ा लाहे अमल के हवाले से भी बातचीत हुई, वहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो देरीना ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद मजबूती के लिए भी काम करने का, मिलजुल के चलने का आदा किया गया, अज़्म किया गया। इसी तरह अगर हम बात ये करें कि G7 हो तो वो ये छोड़ के कि गज़ा में क्या हो रहा है, उन्हें यूक्रेन की सूरत हाल की पड़ी हुई है। और अगर इसी तनाजुर में देखें बैनुल अक़वामी सूरत हाल को, तो रशिया और चीन ने जो किरदार अदा किया उस पर वीटो तो किया जाता रहा, लेकिन क्या वो किरदार होना चाहिए हमारे बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स का
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को तो यहाँ तक कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैनुल-अक़वामी बरादरी वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ ने इस कॉन्फ्रेंस के और इस इजलास के अंदर इस बात को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जब ये कहा कि कमीशन बनना चाहिए जो ऐसे जराइम के हवाले से तहकीकात करे और मुजरिमों को कटहरे में ला खड़ा करे। अल्लाह करे हम यक ज़बान रहें, यक जान रहें और सिर्फ मुसलमान नहीं, जहाँ जहाँ जिस जिस पे जुल्म हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ भी बुलंद कर सकें। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान, बहुत शुक्रिया खान साहब आपके आने का। वंस अगेन जनाब आगा इकरार हारून किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और बैरून मुल्क से हमारे साथ हैं सीनियर तज़कियाकार, इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, अफेयर्स हों या रीजनल मामलात हों और दहशत गर्दी हो, उस पर एक ख़ास यद तुला रखती हैं डॉक्टर प्रोफेसर शाज़िया अनवर चीमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और कोशिश करेंगे जनाब सलमान गनी को भी प्रोग्राम में शामिल कर सकें। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ जी। पहले आज आपने वो इजलास, उसकी कार्रवाई, एलामिया भी आ जाएगा और उसमें जितने भी इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं या सरबराहान हुकूमत हैं या रियासत हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हमने देखी, उनकी गुफ्तगू भी देखी और यहाँ तक ये भी देखा कि जितना गोला व बारूद फेंका गया है निहत्ते बच्चों पे, ख़वातीन पे, बुज़ुर्गों पे, वो ईरानी सदर कह रहे थे कि ये तो 7 एटम बम बरसाने वाली बात है। क्या फरमाएंगी आप? आपने बॉडी लैंग्वेज की और टोन की, एटमॉस्फेयर की बात की, तो बॉडी लैंग्वेज तो हमें बहुत डिसाइसिव नज़र आई। उसमें रिलक्टेंस, आपको उसका शायबा भी नहीं होता है। हर प्रीमियर बहुत डिसाइसिव नोट पे अपना जो है मौक़िफ़ लेके आया, और उस मौक़िफ़ को अगर हम समराइज़ करें तो वो स्टार्ट होता है प्रिंस सलमान जो हैं उनके इस स्टेटमेंट से कि यूनाइटेड नेशन बिल्कुल इसके अंदर आपको फेल नज़र आता है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि इंटरनेशनल जेनोसाइड कोर्ट में ये चीज़ जानी चाहिए, इससे कम पर इसको नहीं रुकना चाहिए, ये ह्यूमन जेनोसाइड है। और फिर ईरानी प्रीमियर ने कहा कि ये इतना वहाँ पे गोला बारूद फेंका गया है जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स ईयर्स आफ्टर ईयर्स जो है वहाँ पे फील किए जाते रहेंगे। ये अभी की बात नहीं है, ये वही वेस्टर्न दुनिया है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी और एको फ्रेंडली और इको फ्रेंडली बातें करती है। तो अब पता नहीं इस वक्त उसकी सिलेक्टिव मोरालिटी कहाँ जाके सो जाती है, सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस उसको हो जाती है, जहाँ एक खित्ते को धुआं बारूद से बिल्कुल लेवल प्लेन उसको कर दिया जा रहा है। लेकिन उनके लिए ये सब जो है एक सो कॉल्ड ऑप्रेसर की सॉवरेनिटी की वॉर है। आप उनका नैरेटिव देखें जो वो बेच रहे हैं, और यही बात आज बार बार इस इजलास में भी हर साहिबे जो तकरीर हैं उन्होंने उसका इजहार किया है कि आप दुनिया को बताना क्या चाह रहे हैं। आप खुलकर इस बात का पहले इआदा तो कर लें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसराइल जो है वो एक सॉवरन स्टेट है और उसकी सॉवरेनिटी को ख़तरा है। तो हम आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाह रहे हैं कि फ़लस्तीनी बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। हमने ये जितना इसको देखना था, सहना था, वो देख लिया है। अब ये चीज़ जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी ही। अब ये नहीं हो सकता कि अस्पताल पे बम्बार्डमेंट करके आप वीडियोस पहले चलवा दें कि इसके नीचे हमास के छुपे हुए हैं। या जी फरमाइएगा। जी, आप एक YouTube के ऊपर पूरी कैंपेन चलाएं और बताएं कि जी हमास के अड्डे अस्पतालों के नीचे हैं, और अगले दिन अस्पतालों को आप बम्बार्ड कर दें। और उसके अंदर आज टीवी की जो रिपोर्ट्स जितनी पहुंच सकती हैं उसमें ये है कि हमारे पास लाशों के ढेर लगे हुए हैं, हमारे पास गड्ढे खोदने के औजार नहीं है, हम हाथों से मैस ग्रेव्स खोद रहे हैं, हमारे पास बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। आप बात कर रहे हैं जी पानी है या सप्लाईज हैं या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, या हम उससे बिल्कुल मुबर्रा हो चुके हुए हैं। हमारे पास हमारे प्यारों की लाशों के ढेर लगे हुए हैं और हम हाथों से गड्ढे खोद रहे हैं, और हम उनको वहां पे उसके अंदर, हमें समझ में नहीं आ रहा कि लाश का एक
کا تقدس کیا چیز ہوتی ہے، کفن کیا ہے، نماز جنازہ کیا ہے، ہمیں صرف یہ ہے کہ یہ کھلے میں پڑی نہ رہے، اس سے زیادہ بے حرمتی ایک انسان کی ہو نہ جائے۔ تو کاکڑ صاحب نے بالکل رائٹلی فرمایا کہ یہ جینوسائیڈ ہے، اور یہ جینوسائیڈ کے ایکٹ کے انٹرنیشنل لا کے انڈر اس کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس سے بڑی دہشت گردی کی مثال ہمیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نہیں ملتی، اور کرنے والے جو کر رہے ہیں وہ یہودیوں کے نام پہ کر رہے ہیں، اور جو یہودی ہیں انہوں نے پورے یورپ کے اندر اس چیز کے اوپر ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے ہیں کہ یہ بربریت ہمارے نام پہ مت کرو، ناٹ آن آر پریٹینس اور آر نیم، ہمارے ناموں پہ یہ مت کرو، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ فاروق فیصل خان صاحب، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، پھر خاص طور پہ محمد بن سلمان صاحب کی جانب سے یہ کہنا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری، اب اس برادری میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، میں نے G7 کا ذکر کیا اور دیگر ممالک اور وہ معاشرے جو اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ حقوق سب کے، میں اور میری مرضی، وہ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس ساری سچویشن میں وہ جوں کیسے ملے گی ہمیں، کہاں سے ملے گی جو ان کے کانوں پہ رینگے گی؟ دیکھیں وہ تو پبلک پریشر سے ہی ملے گی، اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بیان کیا اور آپ نے بھی کہا کہ جی جیوز یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو یہی نظر آ رہا تھا یا کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی امہ کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ کہنے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین میں صرف مسلمان ہی رہائش پذیر نہیں ہے۔ حماس کا نام تو آج آپ سن رہے ہیں یا 20 سال پہلے سے سن رہے ہیں، اس سے پہلے آپ PLO کا سنتے رہے ہیں، جو PLO کی تحریک تھی وہ کسی مذہب کے نام پر تحریک نہیں تھی، وطنیت کے نام پر تحریک تھی، اور ان کے جو عہدیداران تھے وہ پہلے بھی پروگرام میں آپ کو لیلا خالد کا ذکر کیا، اور بھی کئی ان کے رہے ہیں بڑے بڑے جو نام ہیں، وہ مسلم نہیں تھے۔ اچھا ویسے عام طور پہ لوگوں میں یہی ہے تاثر کہ شاید وہ لیلا خالد ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، یہ ناظرین کو دوبارہ میں بتا رہا ہوں، اور خان صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھیں لیکن ایک استعارہ تھی۔ جی ہاں، فلسطین کا جو معاملہ ہے نا، اکثر لوگ اسے مذہب کے تناظر میں دیکھتے ہیں، مذہب کے تناظر میں بھی موجود ہے یہ مسئلہ، لیکن یہ زمین کے اور وطن کے نام پر بھی موجود ہے، جو فلسطینی اقوام وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے رینگے گی؟ عالم اسلام میں ہونے والے مظاہروں کو جو ہے وہ تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور عالم اسلام جو ہے وہ پھر وہی ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کمزور ہیں، اکٹھے نہیں ہوئے، ترجیحات جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں تھی، لیکن پھر یہ وقت آج یہ بات کرنے کا نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا اور کیسے کرتے رہے۔ آج جیسے سب اکٹھے ہوئے ہیں، تمام اختلافات بلا کر پوری امہ جو ہے وہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے، تو اس سے آواز جو ہے مسلمانوں کی بھی مؤثر ہوگی، لیکن جو یورپ میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو برطانیہ میں ہوا ہے، جو فرانس میں ہوا ہے، جو جرمنی میں ہوا ہے، جو بیلجیم میں ہوا ہے، جو لاطینی امریکہ میں جو کچھ جس طرح فلسطین کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے، تو اسی سے ہی جو رینگے گی۔ ہمیں اسلامی دنیا کو ان ممالک کی طرف جانا چاہیے، وہاں پہ جا کے اپنی ایکٹیویٹیز یا چیزیں اجاگر کرنی چاہیے، جا کی آواز مؤثر ہے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں آج ہماری آواز کمزور ہے، لیکن ہماری کمزور آواز کے ساتھ وہ اقوام اور وہ قومیں اور وہ ممالک اور وہ عوام جو ہیں جو اپنی ریاست کی پالیسیوں کے اگینسٹ ہیں، برطانوی ریاست کی پالیسی اور ہے، عوام کی پالیسی اور ہے، اس ساری رائے عامہ کو جو ہے اسے اکٹھا کیا جائے، ان کے ساتھ مل کے اور جو ہے پریشر ڈیولپ کیا جائے، تبھی جا کے بات بنے گی۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سارے ممالک جو آج اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں ان کی عوام جو ہے ان کے اگینسٹ کھڑی ہے، اس چیز کو اور اجاگر کیا جائے، ان کے ساتھ جا کے مل کے کیا جائے، منظم کیا جائے، یقیناً جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر ان کے کانوں میں بھی جوں رینگ جائے گی۔ مجھے یہاں ناظرین ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد یہ بھی پوچھیں گے آغا اقرار ہارون صاحب سے اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی اور خان صاحب سے بھی کہ یہ جو ہم نے پروپیگنڈا ہے اس کا اور جھوٹی خبریں، فیک نیوز ہمارے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ یا اس علاقے کے رہنے والوں کے نام پہ، اس کا توڑ کیسے کریں گے؟ ایک وقفے کے بعد آ کے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے۔
रॉयल वॉशिंग मशीन करे आपकी जिंदगी आसान। 3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े, इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश, और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले, वक्फे से पहले ये बात हो रही थी कि किस तरह हमारी आवाज़ में वो असर होगा, हमारी दुआओं में असर होगा। हमें एक होना है और एक हो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी आवाज़ किस कदर मुअस्सर अंदाज में आगे पहुंचाना होगी। और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडियम है या मीडिया है, हर बंदे के हाथ में ये चीज़ें हैं और वो बिला सोचे समझे उसको रीपोस्ट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है, उसको फैला रहा है, शेयर कर रहा है। आगे इकरार हारून साहब, डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा और खान साहब ने भी जिस तरह कहा, फारूक फैसल खान साहब ने, कि एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हैं। और आज बड़ी खुशी का मकाम था कि जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आगे बढ़ के आगे जाके ईरानी सदर को, और 12 साल बाद उनका ये दौरा है किसी भी सदर का, तो उसमें बगलगीर हुए और सबके, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रही थी कि बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आ रहा था कि परेशानी है, तफक्कुरात हैं, और उसका इजहार भी किया गया। लेकिन बहैसियत मीडिया पर्सन आप क्या कहेंगे कि किस तरह ये तोड़ करना पड़ेगा फेक न्यूज़ का, जहरीले प्रोपेगेंडा का, और आगे हमें कैसे बढ़ना होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि फैज़ी साहब, जो अभी आपने एक सीन बताया, जो मेरे ख़्याल में आज का सबसे अहम सीन था, वो यही था शहज़ादा सलमान का उस प्यार, इज़्ज़त और एहतराम के साथ ईरानियन सदर को गले लगाना। तो ये आप इसको इस तरह देखिए कि ये अरब और अजम का आपस में मिलना है। और आपको ये बात तो पता है कि जितनी भी ताकतें हैं, बैनुल अक़वामी ताकतें, जो मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देती हैं, वो तो अरब और अजम को देख के गले मिलते हुए ही परेशान हो गई होंगी। तो चीज़ें इंशाअल्लाह जो है वो तमाम मुसलमान इकट्ठे ही रहेंगे। इस जो ये इतना बड़ा क्राइसिस आया, जब आपने बात की ना फेक न्यूज़ की, देखिए हुआ ये कि मुस्लिम वर्ल्ड से सिर्फ 2 आप कह सकते हैं कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो सके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें। वो सिर्फ अब हमारे पास देखा जाए 2 हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, एक अल जज़ीरा हो गया, एक TRT हो गया। हमारे बाकी जो ममालिक हैं उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, और ख़ासकर गल्फ़ के बाद बहुत रिसोर्सेज हैं। मेरा ख़्याल है कि उनको भी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को उसी तरह ही डील करने के लिए सामने आना चाहिए, जैसे TRT है या अल जज़ीरा है। और आपको पता है ये दोनों चैनल तकरीबन दुनिया की 12 ज़बानों में, और उसके बाद उनकी वेबसाइट्स हैं। आप मिटिगेट, देखिए फेक न्यूज़ ख़त्म नहीं हो सकती है, वो मिटिगेट हो सकती है, ठीक है। मिटिगेट से है कि जब एक फार्मूला है कि जब भी आप डिले करेंगे रिस्पांस में, जवाब देने में, वो फैल जाएगा, वैक्यूम जो है वो फिल करेगी फेक एग्जैक्टली। लेकिन इसमें ये तो बहुत टाइम लगेगा, ये एक प्रैग्मेटिक गुफ्तगू हो सकती है। और मेरा ख्याल ये है कि जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, और जिस तरह आज मुसलमान सारे इकट्ठे हुए हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ आ जाएगी सामने, को टाइम लगेगा। लेकिन इतना बात है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि उन बैनुल अक़वामी ताकतों के लिए, जिसका जिक्र जो है शहजादा सलमान ने भी किया है, ये लफ्ज़ कहकर कि यूनाइटेड काउंसिल, अपनी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो नाकाम है, और साथ साथ बैनुल अक़वामी ताकतें हैं वो जो है अक़वाम, बैनुल अक़वामी अक़वाम, वो भी नाकाम हो गए हैं। लेकिन उसमें आप ये देखें, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की बात क्यों की है, उन्होंने पूरी यूनाइटेड नेशन की बात क्यों नहीं की है? सवाल ये है। वो मैं आपको बताता हूँ कि जब यूनाइटेड नेशन जो UNGA है ना, जनरल को अपना जो है असेंबली, जब उसमें करारदाद आई तो 120 वोट पड़े इस करारदाद के, यानी कि इजराइल के खिलाफ 120। 56 ममालिक आप मुसलमानों के निकालने, तो उसका मतलब है कि उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वोट पड़ा। 64 फिर भी है ना? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक। लेकिन वही बात है, जो P5 आपके हैं जिनके पास ताकत है, और उसमें एक और बदकिस्मती है, P5 में से अगर एक भी वीटो कर देगा, इवन जो 4 कुछ अच्छा चाहते भी होंगे, वो हो नहीं पाएगा, जिस तरह अभी हुआ है। सही। जब तक आप P5 के सिस्टम में हैं,
یونائٹڈ نیشن کی جو اپنا جو سیکورٹی کونسل ہے وہ اس نے ہمیں کبھی بھی کوئی چیز نہیں دی ہے جس کو پیس کہتے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، عراق ہو، سیریا ہو، لیبیا ہو، جو کچھ بھی ہوا یہاں تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل وہ رو رہے ہیں، وہ آہو بکا کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے بچا لو، اور ان کی نہیں کوئی سن رہا، تو کیسے سن دیکھیں وہ تو بہت دیر سے رو رہے ہیں، اور وہ یہ المی ایسا ہے کہ ہر سینسٹیو انسان ہوئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اسپیچز سنی ہوں گی، شاہ سلمان کی بھی سنی ہوگی اور باقی اپنا شاہ عبداللہ کی بھی سنی ہوگی، آپ نے اردوغان کی بھی سنی ہوگی، سب کی آواز باہر آتی تھی. کون تھا جس کی آواز نہیں باہر آتی تھی؟ ہم انسان ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے باہر آتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں. کوئی بھی انسان کوئی بھی دیکھیں ہے بچوں کو اس طرح بسا کرنی ہوتے دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحبہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. آج کچھ دیر پہلے علامہ طاہر محمود اشرفی ہمارے مہمان تھے، تو انہوں نے بھی ایک بات کی کہ امام کعبہ، انہوں نے ایک ایسی گفتگو کی جسے پھر میں وہی کہوں گا کہ توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ان کا اس میں یہ کہنا تھا کہ یہ بھی سازش ہوگی اس مرحلے پہ، غزہ کی صورتحال پہ، کہ اسلامی ممالک کے اندر حکومتوں اور ریاستوں کے سامنے عوام کو لا کھڑا کیا جائے، لہٰذا پرامن رہا جائے. یہ سازشیں بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی نا، اس کا توڑ کیسے کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ تو ایسا ویب ہے فیضی صاحب کہ جو ہماری ہسٹری اس سے بھری ہوئی ہے، اور ویسٹرن ہسٹری تو اس سے بھری ہوئی ہے. یہ تو ان کا ایک مین ٹول ہی یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ نے وہاں پہ یا تو کو پلان کرنا ہے یا ٹاپل کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، تو آپ ایک فریکشن آؤٹ فٹ وہاں پہ کریٹ کرتے ہیں، پھر اسے یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں اور ابینڈن کر دیتے ہیں، اور پھر خود ہی ایک دن بے وقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہم فلسطین کی صورتحال دیکھیں تو امام کعبہ جو فرما رہے تھے وہ اس سے زیادہ درست اس کی انٹرپریٹیشن ہو نہیں سکتی کہ آج جس نیریٹو کو آپ پورے یورپ میں بیچ رہے ہیں کہ حماس ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے، حالانکہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹرز پہ ابھی تک ایسی کوئی بات اس کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوئی، یہ صرف میڈیا کیمپین ہے کہ آپ کہے چلے جا رہے ہیں. تو آپ یہ بات کیسے بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل کے ایک انٹیلیجنس آفیشل اور CIA کے ایک آفیشل آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے PLO کو کاؤنٹر ویٹ کرنے کے لیے حماس کا آؤٹ فٹ جو ہے اخوان المسلمین میں سے کریٹ کیا تھا. اور پھر جب ایک دیکھیں اس وقت آپ نے کریٹ کیا ہوگا جتنا استعمال کر سکتے ہوں گے، آپ نے وہاں پہ ایک چلتی ہوئی ایڈمنسٹریٹو پاور کی دھجیاں اڑا کر تینوں کے تینوں فلسطینی علاقوں کے اوپر اپنا قبضہ، اپنا تسلط قائم کیا اور ایڈمنسٹریشن اپنے قبضے میں لی. اگر آپ کا مقصد یہی تھا تو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو گیا. اگر اس کے بعد کسی کا کانشیس جاگ جاتا ہے اور آزادی کی جنگ پھر وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، تو وہی آؤٹ فٹ جو بقول آپ کے آپ نے کریٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ بن جاتا ہے، کیونکہ اب وہ آپ کی لائنز پہ، آپ کے فرینڈ پہ کام نہیں کر رہا ہوتا. ایک اور بات اس میں یہ ہے جو یورپ میں بہت ڈسکس ہوتی ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے نہتے فلسطینی ہیں وہ ہیومن شیلڈ ہیں. آپ 3 دفعہ بھی دہرائیں کہ کیا وہ ہیومن ہیں، تو آگے سے جواب ہوتا ہے ہاں وہ ہیومن شیلڈ ہیں. حماس ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. اب پھر ان سے یہ استفسار کریں کہ انسان تو ہونے کا یقین ہے نا کہ وہ ہیں، نہیں وہ ہیومن ویپن ہیں، وہ ہیومن شیلڈ ہیں. یہ جو ریٹورک کی اور لنگوسٹک کی جنگ ہے اور اس کی بے تحاشا بمبارڈمنٹ ہے، اس نے لوگوں کی سینسیشن کو کلاؤڈی کر دیا ہے. اور یہ کلاؤڈینس آف سینسیشن آپ کے کوگنیٹو امپیئرمنٹ کا حصہ بن رہی ہے. ویسٹ میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ جس حماس کو آج دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یہی حماس کبھی آپ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اعلی کار اور حصہ کار بقول آپ کی ہوا کرتی ہوگی. ہم تو نہ کانسپیریسیز کرنے والوں میں سے ہے، نہ ہمیں ان کا پتہ ہے. آج جن نہتے انسانوں کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اور پیچھے ایک دہشت گرد چھپا ہوتا ہے ہر 2 ماہ کے بچے کے، تو وہ 2 ماہ کا بچہ تو دنیا سے جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ وہ ایک شیلڈ ہے ایک دہشت گرد کی. تو کیا آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ یہودی جو تھے جن کو گیس چیمبرز میں ختم کیا گیا، وہ کون سی ہیومن شیلڈ تھے، ان کے پیچھے کون سے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے؟ آپ کو جینوسائیڈ کرنے کے بعد آپ کا ضمیر کیوں جاگتا ہے اور پھر آپ
मेमोरियल्स और मॉन्यूमेंट्स और रिसर्च पेपर बनाना शुरू कर देते हैं कि वो इंसान कौन से इंसान थे जो दूसरे इंसान को इतनी अजियत दे सकते थे, फिर यूनिवर्सिटी फंड करना शुरू कर देती हैं उन रिसर्च को। तो जब ये हो रहा होता है, खुदारा ये वाइट मेंटेलिटी उस वक्त क्यों गूफ हो जाती है, ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लग जाती है। और जब आखिरी 5 बज जाएंगे तो फिर आपका ज़मीर जाग जाएगा, फिर आप कहेंगे नेटिव अमेरिकन्स के साथ हमने ये कर दिया, स्लेव्स के साथ हमने ये कर दिया, स्लेव ट्रेड को बंद होना चाहिए था, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, जो जूस थे उनका पर्च जो था वो हिस्ट्री के ऊपर धब्बा है। तो अब मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो उस वक्त? और मुसलमान तो तारीख में कभी इन सारे ड्रामों का हिस्सा नहीं रहे हैं, और अब भी ये जंग यहूदियों और मुसलमानों की तो है भी नहीं। यहूदी कह रहे हैं कि जो हम सह चुके हैं हम किसी और पे वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। तो ये सिर्फ एक वेस्टर्न ग्लोबल नॉर्थ की सिक मेंटेलिटी है जो कि सिर्फ उनके पावर कॉरिडोर्स में से निकलती है, और आम बंदा अब उस पर शदीद रिटेलिएट कर रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि अब क्या मुसलमानों की जान भी तब छोड़ोगे जब 5 के करीब रह जाएंगे और तुम्हारा ज़मीर जाग जाएगा, और फिर हर शहर के अंदर एक म्यूजियम बना के कहोगे यादगार पे जाके हाजिरी दोगे। एग्जैक्टली यस, और फिर एक सॉरी का वर्ड भी कह दिया जाएगा। जी आगा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप इजाज़त दें, अल अरबिया जो कि उसकी सऊदी अरब की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक पार्ट रिलीज़ किया है उसका जो कम्युनिके आ रहा है। सही। Arab Islamic Summit rejects describing or justifying Gaza war as a self-defense. An Arab Islamic Summit hosted by the Saudi Arab on Saturday called for an end to the war in Gaza and rejected justifying Israel action against Palestinians as a self-defense. The summit condemned the Israeli aggression on the Gaza Strip, war crimes and barbaric and inhuman massacre by the occupation of the government. A final communication said. Communique आ गया है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो इसकी मैं मेजर अगर पॉइंट्स में आपको सुना दूं, नहीं तो जैसे आप कहते हैं। जरूर। The communique also called for an end to the siege on Gaza, allowing humanitarian aid into the enclave and halting arms export to Israel. It's very important. उन्होंने बेसिकली आर्म इम्पोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताकतें ही कर रही हैं ना, particularly led by America. Arab and Muslim leaders also said that they rejected any proposal that would keep Gaza separated from the West Bank in a future Palestinian state as the Israeli press its war against Hamas in Gaza. The final statement stressed the importance of the unity of Gaza and the West Bank as a territory of the Palestinian state with East Jerusalem as its capital. बाकी पॉइंट्स आ रहे हैं कि मीनिंग बाय 3 चीजें क्लियर हो गई। यरूशलेम जो 2 स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ तब माना जाएगा जब यरूशलेम जो है पैलेस्टाइन का दारुल हुकूमत होगा, और उसके अलावा जो भी जो असला फराहम कर रहा है इसराइल को वो उतना ही बारबेरिक है और जेनोसाइड में इन्वॉल्व है जितना इसराइल है। बिल्कुल, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी वो अपना डेफिनेटली वक्त के साथ साथ ये तो फारूक फैसल खान साहब, ये तो फिर वाज़े तौर पे हो गया ना कि भी जो उसका पुश्तीबान है यहाँ के चलें कह देते हैं कि अल्फाज में, और जो साथ खड़ा है वो तो फिर जराइम में बराबर का शरीक है ना, और फिर तो आलमी अदालत में अगर जाएंगे तो फिर कटहरे में तो सबको खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने पढ़ के सुनाया, जो मैं समझाऊँ उसमें यही है कि गज़ा के मुहासरे के ख़त्म करने की बात की गई है, और वहाँ पे जो इसराइल जो तकसीम से भी रोका गया, हथियारों की जो इसराइल को जो तरसील हो रही है उसको रोकने की बात की गई है। बाकी ये जो कहा गया है कि वो तो सभी ने मुतालबा किया है कि कोई वार कमीशन बने या कोई इंटरनेशनल कोई अदालत हो उसमें लेके जाया जाए। लेकिन जो डॉक्टर साहिबा जो सारी बात कर रही थी ना, डॉक्टर साहिबा चूँकि बहुत टर्मिनोलॉजीज़ में बात कर रही थी, मैं उसको आसान फहम जो आम फहम सुनने वाले के लिए मैं ये जो समझ आई है मुझे भी, वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार थे, जो जदीद तहजीब के जो अलमबरदार ममालिक हैं, उनको तरक्की याफ्ता कहते हैं, जिसका सरखेल अमेरिका है, और वो सब जो है वो बरहना हो गए हैं। उनकी सारी इंसानी हकूक़ के जो दावे हैं, सारे उनकी जो इंसान से मोहब्बत, जो इंसानी हकूक़, सारी इन्होंने जो सारी बातें की कि बाद में इनको याद आता है, और इस वक्त वो सब शरीक जुर्म हैं। और आज तमाम दुनिया से, चाहे वो आलम इस्लाम हो,
चाहे वो वेस्ट हो, चाहे शर्क हो, गरब हो, हर जगह से एक ही आवाज़ उठ रही है कि इस चीज़ को रोका जाए और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें कटहरे में लाया जाए। इसमें इस आवाज़ में ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ आलम इस्लाम की आवाज़ है। आलम इस्लाम अपने तमाम जो है बाहिमी इख्तलाफात बुला कर आज इकट्ठा बैठ के उसने अपनी आवाज़ दी है और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम महज़ब साहिब दिल साहिब औलाद जो लोग हैं उनका तल्लक किसी भी मज़हब से है, उन्होंने उनके साथ हम आवाज़ हैं। नाज़रीन, जिस तरह अभी आगा ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि एलामिया का पहला हिस्सा या मंदरजात जो सामने आए हैं वो भी आपको सुनाए भी, इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ वो इब्ने इंशा की जो कही हुई बातें हैं ना, वो आगा साहब से, आगा इकरार हारून साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो भी सुनाएं कि क्या कहा था ये बच्चा, किसका बच्चा है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। पैंथर टायर्स लेवल ही हो रहा है। पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। नरेंद्र मोदी के इख्तदार में आने के बाद से भारत में आज़ादी सहाफ़त पर पहरे बिठा दिए गए हैं। मोदी हुकूमत सहाफ़ियों को हिरासा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ अपने जराइम को छुपाने के लिए आज़ाद सहाफ़त का गला घोंट रही है। भारत में सच बोलने की पादाश में सहाफ़ियों पर काले क़वानीन के तहत मुक़दमात दर्ज किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी को भारत में आज़ाद सहाफ़त पर कदगनों का नोटिस लेना चाहिए। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। हम बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की। अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होगी। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटीवी पे आके मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम चौथा सुतून में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आगा इकरार हारून साहब, इब्न इंशा की बात हुई, फिर एलामिया भी जारी हुआ। ये तो बड़ा वाज़े है कि जो सहूलतकार है, हम जिस तरह ये नाज़रीन की जो आम फहम जो गुफ्तगू है वो ये कि जो सहूलतकार भी मुजरम का होगा ना
وہ بھی پھر 7 برابر کا شریک سمجھا جاتا ہے. دفعہ 507 نہیں تو 610 لگا لیں, لیکن بہرحال سہولت کاری کا بھی وہی سہولت کاری بھی ایک جرم ہے. آغا صاحب یہ سہولت کاروں کو بھی تو پھر یہ واضح ہم نے پیغام دے دیا نا. دیکھیں بالکل دے دیا. اور میں دیکھیں ابھی تو میں آپ کو پتا ہے کمیونیکے کے پہلے جس کو کہتے ہیں کہ پریمبل آیا ہے اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مساکار, باربیرک, جینوسائڈ, یہ آپ دیکھیں کہ پورے عرب ورلڈ اور پوری جو مسلم امہ ہے اس کی طرف سے اس سے زیادہ سخت الفاظ میرا نہیں خیال ہے پہلے کبھی استعمال کیے گئے ہوں گے. اور آپ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ کریڈٹ جاتا ہے جو اپنا پرنس ہیں محمد بن سلمان, ینگ جنریشن ہے اور ہی از ویری کنسرن اباؤٹ ڈیولپمنٹ آف مسلمز ایوری ویئر آن ارتھ. اور جو انہوں نے اربوں روپے کا جو اچھا ایک چیز مجھے آج اور پتہ چلی, جو اربوں ڈالر کا جو انہوں نے اپنا فنڈ بنایا ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ امیجیٹلی آپ جو ہے پیلسٹین کو, فلسطینی بچوں کو جو چاہیے آپ دے دیں, مجھ سے ایون پوچھے بھی نہ. یعنی کہ دیکھیں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اور دوسری طرف آپ ان کو بھی اپریشیٹ کریں یونائٹڈ اپنا اس کو یو اے ای کو کہ انہوں نے اپنے ہسپتال کھول دیے ہیں کہ کوئی بچہ جو اور کوئی فیملی پوری کی پوری انہیں اپنا ایویکویٹ کریں کسی طریقے سے جو کہ اپنا آ سکتی ہیں, جو نکل سکتے ہیں وہاں سے. اور ہمارے تمام ہسپتال کھلے ہیں اور مکمل طور پر ان کا علاج وہاں پہ ہوگا اور ان کو پوری فیملی کا علاج ہوگا. تو مسلمان جو ممالک ہیں امیجیٹلی ان کے قریب ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں. اور آج ایک باربیری کا لفظ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں سے نکلا ہے. اور جو آپ نے کہا ہے کہ جو اسلحے کی انہوں نے بات کی ہے, ڈیفینیٹلی جو اسلحہ بچوں کو مارنے میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ ابیٹمنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے, اس میں حصے داری نہیں ہے تو اور کیا ہے. مجھے آپ کو نیا نام بتا دیں اس کا. وہ بچے سے مجھے یاد آیا جی وہ. ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا پی ٹی وی کا پہلے تو میں بات ہے آپ کو اپریشیٹ کروں گا جو آپ نے اس پوری کمپین کے بیچ میں جو آپ چلا رہے ہیں, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں اس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بچہ دیکھ کر مجھے ابن انشا کا بچہ یاد آ گیا جو میں نے آپ سے بات کی تھی. اگر آپ اجازت دیں یہ دیکھ کے جو آج کچھ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, میں یہ پوچھوں گا پوری دنیا سے پوچھوں گا یہ کس دھرتی کے ٹکڑے ہیں, یہ کس دنیا کا حصہ ہے. ہم جس آدم کے بیٹے ہیں یہ اس آدم کا بیٹا ہے. یہ آدم ایک ہی آدم ہے, نہ گورا ہے نہ کالا ہے, یہ دھرتی ایک ہی دھرتی ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کچھ پورا پرچم فرق نہیں, اس دھرتی پر حق سب کا ہے. یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ, ابھی جو بات ہوئی کہ اعلامیہ بھی آ گیا تو اور ساری چیزیں بھی ہو گئیں, سہولت کاری بھی ہم یہاں پہ بھی استعمال کرتے ہیں, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور ہم نے گزشتہ شب بھی یہ بات کی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ جو مظالم کی انتہا ہے اس پہ نگاہ ڈالنے کی بجائے, شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے, اعتراف جرم کرنے کی بجائے وہ طاقتیں ادھر آ جاتی ہیں جی کہ پاکستان سے اگر کوئی غیر قانونی نکالا جائے گا تو وہ بڑا انسانی حقوق پہ زک پڑتی ہے اور ہتھوڑا پڑتا ہے. لیکن یہ بچہ کس کا بچہ ہے, یہ آدم کا ہی بچہ ہے, اس پہ نہیں ان کی توجہ جاتی. یہ جو ویسٹرن پاور کے کوریڈورز ہیں یہ اتنے رuthless اور اتنے انہیومین ہیں کہ ان کے اندر سے جو بھی فیصلہ نکلتا ہے اور وہ اس میں کرویلٹی بھی ہے, اس میں باربیرکنس بھی ہے, وہ انسانیت سوز ہونے کی پوری ٹینڈنسی رکھتا ہے. ہم نے یونائٹڈ نیشن کا برنٹ کتنے سال ہا سال سے فیضی صاحب ہم محسوس کر رہے ہیں. ہم کشمیر کا مسئلہ لے کے جاتے ہیں, یونائٹڈ نیشن اس میں کچھ نہیں کر پاتا ہے. ہم اب کوئی اور ہیومینٹیرین بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن ایسے لگتا ہے جیسے ویسٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے. اور یونائٹڈ نیشن نے ہمیشہ جہاں کہیں بھی فیسیلیٹیشن ہو سکی ہے وہ ویسٹ کی ہے, ہر معاملے میں کی ہے. آج اس کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ جائے اور پہلے تھوڑا روئے اور پھر پچھتائے اور پھر سوچے کہ آج جب اسرائیل اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے 100 سے زیادہ مر جانے والے سٹاف ممبرز اس کانفلکٹ میں در حقیقت حماس کے امپلائیز تھے, اور حماس کے امپلائی اور یو این او کے سٹاف ممبرز کو یا حماس کے
फाइटर्स को आप एक लाइन पे खड़ा करके एक जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे इसराइल के एम्बेसडर टू यूएन जो है वो ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड नेशन को या तो ओवरहॉलिंग करनी चाहिए अपनी, या उनके पूरे स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके उसका एक नया स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो पूरी दुनिया की फलाह के लिए काम कर सकता हो। हम मजबूर थे, कमजोर थे, हम सहते रहे कि यूनाइटेड नेशन की ज्यादतियां हमारे साथ, उसकी सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस, उसको हमारे दुख नजर नहीं आते थे, वो अंधा हो जाता था। आज जब वो जिनको पूछता रहा, सपोर्ट करता रहा, वो खुद उसके अपने एम्प्लॉइज को कह रहे हैं कि ये किसी आउटफिट के मेंबर्स हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि मेरे हिस्ट्री में पहली दफा इतने एम्प्लॉइज और स्टाफ मेंबर जो हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट का निशाना बने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप हमारे पास कंपैरिजन है, एक तरफ ओआईसी जो है उसकी टोन, उसका रेटोरिक जो है, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन की ऑब्वियस बेबसी है जो कि उसका ऑर्गेनिक आउटकम है जो होना ही होना था। 70 साल हर सोसाइटी जो है वो उसके बाद रिबूट उसने करना होता है, तो वो 70 साल गुजर गए आपके भी खुल के खाने के और पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो भंगड़े डालने के। अब जमाना बदलेगा और वक्त ने बदलना ही बदलना है, सोसाइटी ने रीबूट होना ही होना है। और आज का कम्युनिटी आप देख रहे हैं कि टोन बता रही है आपको, उनकी रेटोरिक बता रही है आपको, ये डिमांड बता रही है कि गजा जो है वो एक ओपन एयर प्रिजन जो है वो सिर्फ गजा के नाम पे आप फलस्तीन को नहीं रहने देंगे, हमें वेस्ट बैंक उसके साथ चाहिए इंक्लूडिंग यरूशलेम। तो आप देख रहे हैं ना कि हम इस वक्त ना सिर्फ ये कि समझाने की पोजीशन में हैं, हम अपर हैंड में डिमांड करने की पोजीशन भी हैं। और ये वो ऑयल रिच कंट्रीज जो कि डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली अगर इसराइल और अमेरिका को चोक कर दे तो इन दोनों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी ये सिर्फ इंडिकेशन है, आप देखते जाइए कि आज जो आंसू जो हमारे निकल रहे हैं, और आज जब हम एक बच्चा और उस बच्चे का ठिकाना तलाश करते फिर रहे हैं, और आज उस इजलास में हर बंदा रोए बगैर बात नहीं कर पाया है, तो ये आंसू रायगा नहीं जाने वाले हैं। हम अगर सारे नहीं तो बहुत बहुत पावरफुल हैं, और हमारा इम्पैक्ट फैक्टर अभी वेस्ट ने देखा नहीं है। और जिस दिन ये देख लिया तो फिर इनको समझ आ जाएगी कि आप कैसे अपनी ह्यूमैनिटी को सब्जेक्टिव और रिलेटिव कर लेते हैं, और वो आपकी सेल्फ सर्विंग ह्यूमैनिटी बन जाती है। जहां आपको एक इंसान ह्यूमन लगे, आप उसे कहें कि ये ह्यूमन है, और कहीं पे आप उसी इंसान को ह्यूमन वेपन का नाम दोगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त का। फारूक फैसल खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आगा इकरार हारून साहब, बहुत ममनून हूँ। नाज़रीन, सच्ची बात है, मैं अभी चाय का घूंट ले रहा था तो मुझे ये जहर लग रही थी। जिन बच्चों के पास खाने को ना हो, पानी पीने को ना हो, हॉस्पिटल्स मुनहदम हो जाएं, माँओं की कोख उजड़ जाए, बच्चों के वालिदैन ना मिल रहे हों, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आंखें बंद करके, मेरा या आपका बेटा वहाँ पे हो, बेटी हो, हम क्या करेंगे? लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि तसव्वुर करके और फिर फटाफट पकड़ लें जो चीज़ हाथ में आती है और जला दें और गिरा दें। 9 मई नहीं मैं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितनी बातें हमारे अंदर बड़े जज्बात हैं ना, अल्लाह और उसके आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जिन जिन बातों से रोका है उससे रुक रहे हैं। जिस रास्ते पे चलने की बात भी की उस पे चल रहे हैं। आप नहीं पहुंच सकते फ़लस्तीन, मैं नहीं पहुंच सकता, यहाँ बैठ के तो उन कामों को फ़र्ज समझ सकते हैं ना। वतन से मोहब्बत कीजिए, बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, छोटों पे शफ़क़त कीजिए, तर्ज़ तख़ातुब बेहतर कीजिए, झूठ ना बोलिए, कीना, बुग़्ज़, इनसे बच जाइए, खुराफात से बच जाइए, अपने और दूसरों के ऐबों पे पर्दे रखने शुरू कर दीजिए। फिर तो बनता है
کہ ہو جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوئی تو پورا جسم تکلیف میں آ جائے گا. مجھے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہوگا، ورنہ خالی خولی جذباتی گفتگو میں نعرے یہ کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر، ہمیں بھی اپنے اعمال کو دیکھنے کی توفیق دے اور سیدھے راستے پہ رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.